वेक्टर को हाँ। रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए या तो हम एरो का यूज करेंगे, या तो उसके लिए हम एरो का यूज करेंगे या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। वेक्टर के टाइप्स, पैरेलल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट रहा तो एंटी पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस डाइवर्जिंग एंगल, ये भी पढ़ा रखा है। तो वन बाय वन सबको हम लिखते हैं फिर से ना, क्विक रिवीजन वो कर लेते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायरेक्शन और ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस diverging angle theta is called angle between a vector and b vector. Diverging means tail to tail match होगा, tail to tail match होगा, diverging means tail to tail match होगा, a vector b vector tail to tail match होगा। Angle between vectors vary from 0 to 180 degree। 180 degree is equal to pi radian। 180 degree इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये आप जानते हो। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते थे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर सर। हाँ जी सर, जो सिंबल में है ए और बी में, जो उसका ऊपर एक एरो दिया है ना, उसका डायरेक्शन तो मैटर नहीं करता। नहीं करता, बस बाई कन्वेंशन क्या लिखा है, लेफ्ट से राइट लेना है, ठीक है। वेक्टर ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, हर जगह आप सिंबल यही यूज करोगे। हाँ ये सर। सिर्फ पता है, ये इसके हेड पे एरो है मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हेड पे एरो नहीं है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए ऐसे लिखेंगे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी तो हेड पे एरो लगा देंगे, बस उतना ही यूज है सिंबॉलिक में। और रसियन राइटर की बुक होती है तो उसमें बोल्ड लेटर से दिखाते हैं, बोल्ड लेटर, तो बोल्ड लेटर से दिखाते हैं। रसियन राइटर की बुक होती है। हाँ जी बोलो, और कोई? सर रेडियन मतलब क्या है सर? रेडियन रेडियन यूनिट है, डिग्री क्या होता है, यूनिट होता है ना। अरे मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना, ये यूनिट है। यूनिट, रेडियन यहाँ पे यूनिट है, सभी का यूनिट होता है ना, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, दूसरा रेडियन यूनिट हो गया। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर, अरे तुम लोग माइक ऑफ करो, माइक ऑन कर लेते हो ना, कैसे से करते रहते हो। ये जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर थीटा की वैल्यू 0 होगी। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ऑपोजिट है। यहाँ तक क्या डाउट है किसी को?
सर इक्वल वेक्टर में थीटा कितना होता है? इक्वल वेक्टर में सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे हमने ले लिया 10 न्यूटन फोर्स, ये भी ले लिया 10 न्यूटन फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इक्वली हम ऐसे पुश कर रहे हैं, इससे भी 10 न्यूटन, इस हैंड से भी 10 न्यूटन इक्वल। तो ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे पैरेलल फोर्स। दो पार्टिकल है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है, तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेलोसिटी वेक्टर है। सर मतलब all equal vectors are parallel vectors. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। बट पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का रिलेशन नहीं होता। पैरेलल वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एंड समझ रहे हो ना, यहाँ मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सेम फिजिकल क्वांटिटी। सर तो थीटा, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। और बोलो। सर थीटा इक्वल वेक्टर है। पैरेलल है, पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो गया। ए वेक्टर, ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, ये ए वेक्टर है तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का है, रिवर्स डायरेक्शन का है, एंटी पैरेलल है, इसलिए एंगल 180 डिग्री होगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, थीटा देखो, ये एंगल थीटा, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं उसका रिवर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर ए है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट होने से मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, ये सारे पैरेलल वेक्टर हैं। तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर में, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे, वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता। अब ये वेक्टर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड along x एक्सिस, ऐसा गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉडुलस लगा देंगे या एरो को रिमूव कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर को, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप इस सिंबल का यूज करोगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखना है तो इस सिंबल का यूज करोगे। सर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू था ना? हाँ वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और साथ में उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझे, मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, न्यूमेरिक वैल्यू, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा अच्छा पूछते हैं तुम लोग। आज क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ कॉपी कर लो इसको, लास्ट क्लास में नहीं बोला था इसको, ये कॉपी करो।
यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक स्पेशल डायरेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक स्पेशल डायरेक्शन होगा। स्पेशल डायरेक्शन होगा, जैसे एक वेक्टर है, गिवन वेक्टर, हमने एक वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट लेंथ का होगा, और उसके लिए सिंबल ये यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बी कैप, इसको बोलते हैं बी वेक्टर। ये एक जनरल वेक्टर है, गिवन वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यूनिट लेंथ का होता है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, इसका डायरेक्शन इसके अलोंग होता है। इसको लिखने का मेथड है, फिजिसिस्ट ने बोला किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी कोई भी वेक्टर को लिखना है तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसमें डायरेक्शन दे दो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर का डायरेक्शन है। तो किसी वेक्टर को लिखने का मेथड मिल गया आपको, किसी भी वेक्टर को लिखने का मेथड मिल गया, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये वेक्टर लिखने का मेथड मिल गया, ये वेक्टर लिखने का मेथड मिल गया। तो कुछ लोग हैं कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हमने कितना बार बोला है कि जब भी, कितना बार नहीं, दूसरा ही बार, कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना, फिर कनेक्ट होना। सर हाँ जी बोलो, और किसी को और कोई डाउट? सर यू सर हाँ जी, सर यूनिट में मिलते हैं मैग्नीट्यूड है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना वेक्टर का, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अरे मैग्नीट्यूड में क्या डाउट हो गया तुमको? सर हाँ जी, सर मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ एच वर्मा, उसमें सर वो कैप यूज नहीं किया है सर। आई कैप जे कैप ऐसा नहीं दिया है। किया है, क्या यूज किया है? सर डायरेक्ट वेक्टर का सिंबल यूज किया है। बोल्ड बोल्ड लेटर को यूज किया है क्या? हाँ सर, कहीं कहीं पे बो लेटर से भी लिखा हुआ है। नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, तो वहां लिखा है तो, ठीक है सर। हाँ तो वहां लिखा है, ठीक है, वैसे लिखा है, मगर वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी यूनिट वेक्टर होगा कैप से होगा। तुम दिखाना तो, व्हाट्सएप करना हमको, कहाँ पे है वो पेज है जो बोल रहे हो, उसको व्हाट्सएप करना। यूनिट वेक्टर हमेशा कैप के साथ होगा, कोई भी बुक ले लो, यूनिट वेक्टर हमेशा कैप के साथ होगा। किसी को भी एनसीईआरटी में या कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। ये टोल फ्री नंबर है मेरा। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, कॉल मत करना, ठीक है सर। कॉल मत करना। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जहां कट होता है, मीट करता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, फिजिसिस्ट ने इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई कैप लिखा, इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे कैप लिखा, और इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को के कैप लिखा।
कहीं पे ऐसा लिखा है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, अब इसको लिख सकते हैं 10 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं। इस वेक्टर को आपने कैसे लिखा, इस वेक्टर को आपने ऐसे लिखा, यही तो लिखा हुआ है। हाँ जी बोलो, यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना यूनिट वेक्टर के टर्म में। बोलो, डाउट बोलो। क्या डाउट है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, किसको क्या डाउट है? तो लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़ाया था हमने, लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़ाया था, लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़ाया था हमने। सर आज मैं नया हूँ। हाँ जी, तो पढ़ा तो दिया पूरा, नया है तो बुक तो पढ़ना चाहिए ना, क्या स्टार्ट होने वाला है, क्या पढ़ाएंगे सर। सर बुक काल ही लाया हूँ, नहीं मिला। ठीक है, और सही स्किल देते रहो। जो भी अभी समझ में आया इतना लिखे, कुछ तो समझ में आया ना, नोटेशन वगैरह। हाँ सर। नोट्स है, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, लास्ट क्लास का भी और आज वाले का भी। ओके सर। थर्ड लाइन, किसी वेक्टर को लिखना है, वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर को लिखने का मेथड है, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका डायरेक्शन लिखो। वेक्टर को लिखने का मेथड है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका डायरेक्शन लिखो। तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, लिख दिया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हमें पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट। अब हमें पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है तो ग्रुप में हम व्हाट्सएप कर देंगे, लास्ट लेक्चर और आज वाला लेक्चर दोनों एक साथ। कोई भी डाउट हो अब हमें फिर मैसेज करना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम रिपीट कर देंगे। जैसे आज हमने क्विक रिवीजन किया उसी टाइप नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ही हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अब सर पढ़ना है ये सर 10 न्यूटन के साथ एफ कैप लिखेंगे या आई कैप लिखेंगे? एफ कैप और आई कैप का डायरेक्शन यहाँ सेम है ना, देखो कुछ भी लिखो। एफ कैप क्या लिखोगे आप? एफ कैप है क्या? एफ कैप क्या है देखो तो, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? सर उनमें आई से कैप। कोई कैसे होगा? यहाँ पे दिया हुआ है ना, एफ वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को किस सिंबल से लिखते हो? ओके सर। सर अगर एफ सर क्या एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने, पोलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है, इसमें दो ही एक्सिस होता है, सेंटर यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट होता है आर कॉमा थीटा, ये आर हो गया और ये थीटा हो गया। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है तो उसका कोऑर्डिनेट लिखते हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे किसी पॉइंट को लिखते हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखते हो
दूसरी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका लोकेशन के लिए r कॉमा थीटा का यूज करोगे। r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया, थीटा यहाँ x एक्सिस से एंगल हो गया, थीटा यहाँ पे एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। एंगल हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से लेना है, हमेशा एंगल इधर से लेना है। ये देखो, ये वाला एंगल लेना है, एस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यहाँ से एंगल लेना है। सर आर क्या है? आर लोकेशन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है। सर सेकंड वाला भी पोलर कोऑर्डिनेट है। सर ओपी वेक्टर को और- रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ जी, ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ओ यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ओ यहाँ पे ओरिजिन है, और पी है ए स्ट्रेट लाइन है, वो वेक्टर नहीं है। सर सेकंड वाला भी पोलर कोऑर्डिनेट है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ना। हाँ सर। पढ़ के नहीं आते हो नोट्स? अरे ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। हाँ ये सर। पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट है, 2D होता है, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन। पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन होता है। हाजी बोलो। ये लिख लेना, कल वाली क्लास में एक कोऑर्डिनेट बनाया था तो यहाँ पे P लिख लिया, वहां P लिख लेना। सर हाँ जी, सर means P indicates what here? साउंड क्लियर नहीं आ पाती है तुम्हारी यार, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यार तो हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, उसी से डाउट पूछना है आप लोग को, अलग से कोई डाउट नहीं पूछना है। अभी आप लोग को ज्यादा कुछ आता नहीं है, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी से डाउट पूछो, अलग से कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दे दिया है, वहां पे आप वहां से पढ़ो। एनसीईआरटी अभी स्टार्ट में मत पढ़ो, कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। पहले ये बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तभी एनसीईआरटी समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ो, और वही पढ़ो टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, और एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं पूछना है। अगले मंथ से पूछोगे एक्स्ट्रा जो भी पूछना हो। अभी बेसिक्स कंप्लीट करो पहले। फिजिक्स समझने के लिए एक मिनिमम मैथमेटिक्स चाहिए, तो उसको हम पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर, बट पूरा नाम है वेक्टर अलजेब्रा। 9th और 10th क्लास में पढ़ा था आपने, स्केलर वहां पे था स्केलर अलजेब्रा। अब ये पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, यानी मैथमेटिक्स है। अभी फिजिक्स हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। तो वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट मेथड ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में आएगा
ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन रूल। ग्राफिकल मेथड जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज पड़े उसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड, कंपोनेंट मेथड, ये 3 मेथड हो गया। सर वो पॉलीगॉन क्या लिखा है? पॉलीगॉन रूल, पॉलीगॉन रूल, पॉलीगॉन रूल ग्राफिकल मेथड मतलब जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो वेक्टर का, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, इसलिए मेथड का नाम ग्राफिकल रखा गया है। सेकेंड मेथड है एनालिटिकल मेथड, थर्ड मेथड है कंपोनेंट मेथड। अब अभी पूछ दोगे कंपोनेंट मेथड क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे, तो थोड़ा पढ़ाने दो। तो पढ़ा कैसे जाता है, जैसे आज वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया तो आज वाली क्लास में हमने क्विक रिवीजन किया और उसी टाइम पे आपको लास्ट क्लास का जो भी डाउट है वो पूछ लेना है। फिर नया लेक्चर स्टार्ट होता है, इसमें जो आपको इंस्टेंटली जो भी डाउट आ रहा है वो पूछा करो। कुछ डाउट नहीं पूछ पाए तो क्लास के बाद उसको पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लो। एडिशन के लिए फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ इसका एक और नाम होता है हेटेल मेथड। ऐसा ऐसा नाम क्यों रखा गया है, कुछ तो रीजन होगा ना ये सब नाम रखने का। तो साइंटिस्ट ने रखा है, कुछ रीजन होगा। और हेटेल मेथड क्यों रखा गया नाम, खेल में अरे मालूम हो, बुक में पढ़ा हो तभी बोलना है, ऐसे अनाप शनाप कुछ नहीं बोलना है। तो जैसे हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं तो आप सारे वेक्टर के टाइप्स पढ़ लेते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या है उसको कम से कम पढ़ लेते, एक बार रीडिंग लगा लेते। अब देखो ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। ये गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर गिवन है। अब इसको ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ऐड करना है तो आपने पढ़ा है ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए ऑपरेटर ये वाला ऐसे लिखना पड़ता है, ए प्लस का साइन देना पड़ता है। ऐड करना है तो प्लस लिखना होता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखना होता है। तो यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड का सिंबल दिया और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये सिंबल का यूज कर लिया, ये सिंबॉलिक हमने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिकली ए और बी दिया हुआ है, आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये उसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कितनी है, तो ए का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का मैग्नीट्यूड इतनी है। वेक्टर में जो एरो लगा होता है उससे डायरेक्शन मिलता है और वेक्टर का जो लेंथ होता है उससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, पढ़ा रखा है पहले आपको। जैसे ये 10 न्यूटन का है तो 20 न्यूटन के लिए आपको लेंथ डबल करना पड़ेगा,
डबल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 20 न्यूटन के लिए आपको लेंथ डबल करना पड़ता है, तो वेक्टर के लेंथ से मैग्नीट्यूड मिलता है। ये देखो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, नाम है ट्रायंगल लॉ, मतलब यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। ये देखो मार्कर वेक्टर है, देखो इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। अरे नया लड़का समझ में आ रहा है? इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। देखो वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसका डायरेक्शन वही रहेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसका नाम है हेड टेल मेथड। मतलब हेड टेल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हेड होता है और इसका टेल, एक के हेड से दूसरे के टेल को मैच करवाना होता है। इसके हेड पे इसका टेल रखना होगा। ए को ड्रॉ किया, ए को हमने ड्रॉ किया, इसके हेड पे बी का टेल रखा। देखो बी वेक्टर है, पैरेलल शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, वेक्टर कोई चेंज नहीं होगा। ए के हेड पे बी का टेल रखे, ए के हेड पे बी का टेल, ए के हेड पे बी का टेल रखा हमने। ये ट्रायंगल फर्स्ट साइड, ये ट्रायंगल का सेकंड साइड, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड ये होगा, ये थर्ड साइड हुआ। यही होता है रिजल्टेंट आर वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर ये होगा, उसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ के इक्वल होगा और उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। हाँ जी बोलो। सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोला आपने अभी? इसका लेंथ। आपसे पूछा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका लेंथ है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है। हाँ जी सर हॉरिजॉन्टल वो सर जो डायरेक्शन बोला सर अल्फा एंगल दिया वो समझ में नहीं आया। ये ट्रायंगल का फर्स्ट साइड, ये ट्रायंगल का सेकंड साइड, तो ट्रायंगल कैसे सब्सटेंड करोगे? ऐसा ही बनेगा ना ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ये ट्रायंगल का फर्स्ट साइड है, ये ट्रायंगल का सेकंड साइड है, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड तो यही होगा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अरे ये गिवन है, ये गिवन है, तो थर्ड साइड किधर ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं क्या? कैसे करते हैं ड्रॉ? ऐसे ही तो करते हैं ना जी। तो देखो ना, ये कोई एंगल होगा ना कंपास या प्रोट्रैक्टर से, ये कोई एंगल होगा, इसी को अल्फा ले लिया। अरे कोई एंगल होगा ना कंपास या प्रोट्रैक्टर से, इसको मेजरमेंट ले लेंगे। ग्राफिकल मेथड है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करेगा। अरे इसका लेंथ कैसे लोगे? स्केल से लोगे ना, या ऐसे लोगे? इतना है इसका लेंथ, ऐसे थोड़ी। स्केल का यूज करेंगे तो स्केल के हेल्प से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, कंपास प्रोट्रैक्टर के हेल्प से इसका अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। सर आर का वैल्यू ए और बी का इक्वल होना चाहिए ना, ए प्लस बी का वैल्यू आर से। ए प्लस बी वेक्टर है, ए प्लस बी नहीं बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलते हैं इसको, ए प्लस बी नहीं बोलते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलते हैं। पहले तो बोलना सीखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ए प्लस बी इक्वल टू आर, इसको ऐसे लिखते हैं। ये इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ए प्लस बी इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। बोलना सीखो पहले। हेड टेल मेथड क्यों बोलते हैं? एक का हेड लेंगे, दूसरे का टेल लेंगे, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, एक के हेड पे दूसरे का टेल तो रिजल्टेंट है थर्ड साइड से मिलेगा। रिजल्टेंट कैसे मैच होगा? टेल टू टेल मैच होगा, हेड टू हेड मैच होगा। रिजल्टेंट कैसे मैच हो रहा है? देखो टेल टू टेल मैच हो रहा है, हेड टू हेड मैच हो रहा है। और ये दोनों कैसे हो रहा है? एक का हेड दूसरे का टेल, ये कैसे मैच होगा? हेड टू हेड, टेल टू टेल, ऐसे मैच होगा।
स्टेटमेंट लिखता हूं ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if a vector and b vector represent two sides of a triangle in same sense, then resultant R vector is given by third side in opposite sense. हाँ जी, अब पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, स्टेटमेंट पढ़ो और देखो यही तो अप्लाई किया है। सर इधर थीटा का इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस सर थीटा थीटा से डायरेक्शन मिल रहा है। अरे थीटा चेंज होगा तो रेडियस आर भी तो चेंज होगा ना, देखो थीटा चेंज होगा तो आर भी चेंज हो जाएगा, देखो। सर ये डेफिनेशन में सेम सेंस का मतलब क्या है सर? हाँ हाँ जी, सर ठीक है, हाँ चलो ठीक है, पहले स्टेटमेंट कॉपी करो, स्टेटमेंट कॉपी करो। अरे बोर्ड है, स्मॉल साइज का है, जगह रहेगा तभी तो समझाएंगे। कॉपी करो, स्टेटमेंट कॉपी करो। अरे कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो यस सर। देखो ये वाला स्टेटमेंट, इसको हम लिख रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट है, इसको देखो। इस ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इससे ट्रायंगल का दो साइड ड्रॉ करना है, टू साइड्स। ए वेक्टर बी वेक्टर से ट्रायंगल का दो साइड है ना ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? सेम सेंस में। सेम सेंस का मतलब कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना, देखो। अरे कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना, देखो। हाँ सर। अच्छा, इसको हमने ए और बी को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ए इधर और बी ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये केस क्या सेंस लिखते हैं इसको? ऑपोजिट सेंस। हाँ, तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? इन दोनों को
ए वेक्टर बी वेक्टर से ट्रायंगल का दो साइड ड्रॉ करना है, या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ किया तो सेम सेंस, ऐसे ड्रॉ किया तो ऑपोजिट सेंस। तो ट्रायंगल लॉ में लिखा है सेम सेंस, अंडरलाइन करो उसको, सेम सेंस को अंडरलाइन करो। सेम सेंस का मतलब ये डायग्राम होना चाहिए, ये नहीं, ये ऑपोजिट सेंस हो गया। ये सेम सेंस, ये ऑपोजिट सेंस। ट्रायंगल लॉ में लिखा है सेम सेंस, यानी ये वाला रहेगा, इसको हटा दिया। अब देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट किससे मिलेगा? थर्ड साइड से मिलेगा। रिजल्टेंट थर्ड साइड से मिलेगा, तो थर्ड साइड हमने ड्रॉ कर दिया, थर्ड साइड हमने ड्रॉ कर दिया, हमने थर्ड साइड ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ना, किसी के पास और मेथड है थर्ड साइड का? हमें पास तो यही मेथड है थर्ड साइड का। ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर दिया। एरो कैसे लगाएंगे? एरो कैसे लगाएंगे वो लिखा है। थर्ड साइड में एरो कैसे रहेगा? अपोजिट सेंस। हाँ, तो अपोजिट सेंस। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट सेंस क्या होगा? इधर होगा ना। यस सर। हाँ, तो एरो कैसे देंगे? ऐसे। अब क्लियर हुआ? स्टेटमेंट क्लियर हाँ, है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी। अब हमने तो ये लॉ पढ़ के हमने ड्रॉ कर दिया, अब वो तो स्टेटमेंट है, मगर उसको याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे तो नाम ही में लिखा है हेड टेल मेथड। एक का हेड होगा और एक का टेल होगा, एक का हेड और एक का टेल। रिजल्टेंट कैसे मैच करेगा? टेल टू टेल मैच करेगा, हेड टू हेड मैच करेगा। हो गया, ये देखो याद कर लिया, यही तो स्टेटमेंट है। देखो यही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। देखो एक के हेड पे एक का टेल, रिजल्टेंट कैसे मैच होगा? हेड टू हेड मैच होगा, टेल टू टेल मैच होगा। हो गया, इसीलिए तो नाम बोलते हैं हेड टेल मेथड। यानी पूरे स्टेटमेंट को हेड और टेल के टर्म्स में समझ सकते हो, इसीलिए नाम रखा गया हेड टेल मेथड। ट्रायंगल लॉ क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में लिखा है एक के हेड पे दूसरे का टेल, किसका हेड रहेगा किसका टेल ये नहीं लिखा है। ट्रायंगल लॉ में लिखा है एक का हेड और एक का टेल, बट किसका हेड लेना है किसका टेल लेना है ये नहीं लिखा है। एक का हेड एक का टेल, किसका हेड लेना है किसका टेल लेना है नहीं दिखा है। हमने डायग्राम में क्या ड्रॉ किया? एक का हेड, ए का हेड लिया और बी का टेल लिया, ए का हेड और बी का टेल लिया, ये डायग्राम ऐसे आ गया। अब देखो, अब देखो बी को ड्रॉ किया, बी को ड्रॉ किया, बी के हेड पे, अरे ये क्या था? ए के हेड पे बी का टेल। अब देखो बी के हेड पे ए का टेल, ये देखो बी के हेड पे ए का टेल, बी के हेड पे ए का टेल। तो रिजल्टेंट देखो वही आ रहा है। अरे रिजल्टेंट तो वही आ गया, रिजल्टेंट तो वही आ गया। यानी किसी का हेड ले लो किसी का टेल ले लो, आंसर वही आएगा। अब बोलो, अरे देखो ना ये लेंथ सेम लग रहा है, एंगल सेम लग रहा है। देखो अरे ये लेंथ सेम है, बी यहाँ पे ए हॉरिजॉन्टल है। देखो अरे क्लियर है? ए के हेड पे बी का टेल लो या बी के हेड पे ए का टेल लो, आंसर वही आएगा। देखो ना रिजल्टेंट वही है, सेम लेंथ का मिलेगा और सेम एंगल अल्फा का मिलेगा, सेम लेंथ का मिलेगा और सेम एंगल अल्फा का रिजल्टेंट मिलेगा। चलो इसको ड्रॉ करो।
ये हो गया। यस सर। Yes, sir. ये ट्रायंगल लॉ है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मतलब डायग्राम ड्रॉ करना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करना, ये सब है। अब देखो एनालिटिकल मेथड। कोई समझाएगा एनालिटिकल मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब क्या होता है? एनालिटिकल मेथड मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस मतलब मैथमेटिक्स का यूज करना। एनालिटिकल मेथड मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस मत करना मतलब मैथमेटिक्स का यूज करना। तो यहाँ पे मैथ यूज होने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ में जो ड्रॉ किया था उसको लिख लिया। ए थीटा अल्फा आर डी। अब एरो को रिमूव कर रहे हैं, एरो को हम रिमूव कर रहे हैं, एरो को रिमूव कर रहा हूं, यानी अब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पे वेक्टर ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रायंगल और इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख दिया। ये क्या है? इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लिखा, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा। यहाँ y की वैल्यू मिल गई, यहां से y की वैल्यू मिल गई। ट्रायंगल में लिखा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, यहां से x की वैल्यू आ गई। अब हमें बिगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर और रेड कलर का मिलाकर जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं, बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं। क्या डाउट है? बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। आर स्क्वायर ए की वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू पुट किया, बी साइन थीटा। चलो सिंप्लीफाई करो इसको। सर बोलो। सर x इक्वल टू बी कॉस थीटा वो मतलब आप डिराइव करके हम लोगों को दिखाना भी होगा। हाँ जी बिल्कुल दिखाना होगा, पूरा ओके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये सब आएगा। सर इससे तो सिर्फ आर का मैग्नीट्यूड पता लगेगा ना, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा आर का? हाँ जी कॉपी कर लिया इतना। सर ए प्लस बी R का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो। सर R का वैल्यू आया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही सही है, सही है आपका। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी 2 साल तक यही फॉर्मूला यूज करोगे, 2 साल तक जब भी फिजिक्स पढ़ोगे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 11 पूरा 12 पूरा 2 इयर्स तक ये फॉर्मूला आपको यूज पड़ता रहेगा। ये फॉर्मूला सर बोलिए। सर वो जो cos थीटा लिखा, cos थीटा इक्वल टू x बाई बी, हाँ। y का जगह में हाँ सर वो cos थीटा का वैल्यू सर मतलब अरे सर cos थीटा इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेनियस। हाँ सर x बाय बेस वो बाई हाइपोटेनियस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। हाँ हाँ तो बेवकूफ थोड़ा फास्ट सोचो। Sir, regarding अब sir, यहाँ पे regarding alpha and beta also here. अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐड किया है। देखो ये r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला मिल गया। तो देखो अब हमें क्या है, बिना स्केल का हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लो बिना स्केल के हेल्प से अब रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें। इस फॉर्मूला से क्या मिल रहा है, देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा गिवन है, तो आर का मैग्नीट्यूड मिल गया। आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, इसका लेंथ क्या है वो मिल गया हमें, रिजल्टेंट का लेंथ मिल गया। बिना ज्योमेट्री के हमने रिजल्टेंट का लेंथ कैलकुलेट कर लिया, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ये फॉर्मूला का यूज कर लिया हमने इसको सॉल्व करने में। cos थीटा मैक्स 1 का मतलब सर ये है क्या क्या cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मान हो सकता है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 नहीं सर 1 कब मिलता है? जब थीटा की वैल्यू 0। अब देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम कब होगा? जब राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगा। लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम होगा ये तभी पॉसिबल है जब राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगा। तो राइट हैंड साइड मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पे आता है। अब ये वैल्यू हमने पुट किया तो r की मैक्स वैल्यू आ गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 a प्लस b होल स्क्वायर रूट ओवर
सर एक बार फिर से समझाइए। ए को हमने फिक्स कर दिया है, बी को फिक्स कर दिया है, ए और बी को फिक्स कर दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड आर है, इसकी मैक्सिमम तभी होगी जब cos थीटा जो वेरिएबल है वो मैक्सिमम होगा। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और ये थीटा इक्वल टू 0 पे मिलता है। अब ये 0 वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 1 आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये रिमूव कर दिया। सर मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकाला? दो वेक्टर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा चेंज करने पे उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। किसी बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाते हैं, अपोजिट लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं, तो कब लगाएंगे तो किधर मूव करेगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आगे आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, वहां पे एंगल चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेक्टर्स फॉलो ट्रायंगल लॉ, लेकिन इधर तो हर एक मेथड का एप्लीकेशन देख रहे हैं। हाँ तो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन सर आपने तो डेफिनेशन में दिया था कि वेक्टर्स फॉलो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। हाँ तो ट्रायंगल फॉलो करने के बाद ये तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल लॉ से ही तो ड्रॉ किया ना ये तो। अच्छा मतलब बाकी मेथड्स भी ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड है। हाँ ये ड्रॉ कर लिया, इसके बाद ये सारा उसी से रिलेटेड है, ये ड्रॉ किया, अब इसी पे तो मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो बोला ना एनालिटिकल मेथड क्यों बोलते हैं इसको। ट्रायंगल लॉ का ही हेल्प लिया, फिर आगे हमने क्या किया, मैथमेटिक्स को ट्रायंगल लॉ से रिलेट कर दिया ना, कि अब बिना ट्रायंगल लॉ के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ से इस मैथमेटिक्स को रिलेट कर रहा है। देखो ट्रायंगल लॉ पहले अप्लाई किया, फिर इसको इस मैथमेटिक्स से रिलेट कर दिया, प्रूव कर लिया कि ये भी वैलिड है मेथड, ये प्रूव कर लिया ना, इसका रिजल्टेंट यहाँ से मिल सकता है, रिलेट कर दिया हम कि बिना अब डायग्राम ड्रॉ करते किए हुए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेक्टर को ड्रॉ करने का सबसे बेसिक मेथड फंडामेंटल वही ट्रायंगल लॉ है, बाकी दूसरा जो भी मेथड है सब ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन ही है, मेन ट्रायंगल लॉ है, सारा उसका एक्सटेंशन है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सर जी बोलो। सर अगर थीटा 0 डिग्री है यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, हाँ जी, तो सर इसका डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है या नहीं होता है बताओ। यस सर। हाँ अपोजिट में लगाते हैं तो मिनिमम होता है। यस सर। हाँ उसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखो थर्ड पॉइंट, रिमार्क नंबर थर्ड, आर मिनिमम, लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कोई बताएगा, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। बेवकूफ, -1। तो आर की मिनिमम वैल्यू -1 माइनस, कॉपी करो, कॉपी कर लो। डन सर। इसके आगे क्या लिखेंगे, कोई बताएगा इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे? सर a minus b। सर a minus b। सर a minus b। a minus b। a minus b। बेवकूफ, उतना इजी होता तो पूछते क्या। सर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस हाँ सिंबल जी, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। अब देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आएगी, वो आपने यहाँ तक लिख दिया। आप इसको ऐसे लिखेंगे, आर मिनिमम, अरे 11th क्लास में आ गए हो, सीनियर हो गए हो, तो सोचो, अच्छे से सोचो। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थीटा।
Sir, beta. बीटा। और इसको इसको क्या बोलते हैं? सर ये क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? टिल्डा। Approximate. Sir, टिल्डा tilde. बोलते हैं, टिल्डा। ठीक है, नोटेशन है, ग्रीक लेटर है, ये माइनस का साइन है और ये टिल्डा का साइन है। सर ये कैसे मिला सर? टिल्डा मतलब क्या है सर ये? अरे समझा रहे हैं, रुको ना यार, क्या लिखा है ये? ओह बुक पढ़ के sorry. नहीं आते हो तो यही होगा ना, बुक पढ़ के आते हो तो इतना डाउट नहीं आता। देखो वेक्टर ए की वैल्यू 5 मान लो है 5 न्यूटन, वेक्टर बी की वैल्यू 3 न्यूटन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी क्या होगा तो आप बोलोगे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। a टिल्डा b क्या होगा तो पहले बड़े को रखोगे, इसमें ग्रेटर कौन है? 5 है, ये 2 होगा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिया है a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, कहीं पे ऐसा दिया है, अब बोलो ये क्या लिखोगे? Sir, 5 minus 3. Human. बेवकूफ, माइनस है ना, तो पहले जो है वही लिखेंगे, मगर ऐसा लिखा हुआ है तब क्या लिखेंगे? ग्रेटर को पहले लिखेंगे। 5 minus. अब तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ सर। टिल्डा लगा है ना, टिल्डा है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। टिल्डा का मतलब बड़े वाले ग्रेटर वैल्यू से माइनस करना। और a माइनस बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले a लिखा है तो a को लेना है, पहले a लिखा है तो a को लेना है, मगर इसमें क्या है? बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ग्रेटर वैल्यू पहले लेना है। ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े माइनस छोटी वैल्यू। अब समझ में आया टिल्डा का मतलब? तो यहाँ पे टिल्डा क्यों यूज किया? टिल्डा क्यों यूज किया? यहाँ पे टिल्डा इसलिए यूज किया कि आर मिनिमम है क्या? मैग्नीट्यूड ही तो है, आर मिनिमम है क्या? ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो सकता है क्या? बताओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये निगेटिव नहीं होने के लिए क्या करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना। Yes, sir. आर क्या है? वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे निगेटिव नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए टिल्डा यूज करते हैं, माइनस साइन यूज नहीं करते हैं। कॉपी करो। टिल्डा मतलब डिफरेंस, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करोगे। टिल्डा मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस। थीटा की वैल्यू 90,
देख लो, थीटा की वैल्यू 90 दिया गया, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू यही होगी। किसी वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट की वैल्यू कहां से चेंज हो सकता है, देख लो। सर उधर सिर्फ ए टिल्डा लिखने से भी होगा क्या? आपने सिर्फ, अच्छा हाँ जी, रिजल्टेंट कितना हो सकता है? एक साथ ऑब्जेक्ट पे दो दो फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है? उन दोनों फोर्स की वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? आज वाली क्लास का पूरा कैलकुलेशन लगाएंगे, 9th 10th वाला नहीं लगाएंगे, सिंपली ऐड कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी है, एंगल पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, एंगल पे डिपेंड करना मतलब डायरेक्शन। देखो 0 एंगल, 45 एंगल, 90 डिग्री, 180 डिग्री, देखो चेंज हो रहा है ना, तो थीटा बोलने का मतलब डायरेक्शन। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही है? सर सर थीटा का वैल्यू अगर 180 मतलब 90 से ज्यादा हो तो हम लोगों को कैसे निकलना है नहीं पता, मतलब एएसटीसी रूल नहीं सीखा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या जरूरत है? सर आप बोला अगर मतलब थीटा 180 हो जाए तो फिर कैसे कर लूं? तो cos 180 की वैल्यू मालूम है ना आपको, हो गया, याद कर लो। ओके सर। जो तुमको नहीं मालूम है वो हम पढ़ाएंगे। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, मतलब 2 क्लास में हमने जितना पढ़ाया उसी से सॉल्व होगा। आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो मतलब नहीं, कुछ भी छोटा सा फॉर्मूला हम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है, बस हम 2 लेक्चर में जो पढ़ाए हैं उसी से सॉल्व होगा। हाँ जी, आंसर बोलो। 5 न्यूटन। ये पॉसिबल होगा? ठीक, ये होगा या नहीं होगा? इसने आंसर दिया था अभी, ये होगा? ये होगा या नहीं? No, sir. ये Yes, sir. ये Yes, sir. ये Yes, sir. ये
No, sir. ये Yes, sir. एफ नेट एफ रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ भी हो सकती है, एफ की वैल्यू 1 से 7 कुछ भी हो सकता है। बोर्ड नहीं दिख रहा है।